वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम लोग 2011 का सीटेट जूनियर लेवल एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये साइंस के क्वेश्चन जो हैं 121 नंबर से हैं, इसीलिए साइंस के इस वीडियो में हम लोग सारे साइंस के क्वेश्चन अटेंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी ऑप्शन ए के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं। ऑप्शन बी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। ऑप्शन सी खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। ऑप्शन डी सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव कुंचन करते हैं। द्रव कुंचन मीन्स जो साइटोप्लाज्म होता है सेल्स का वो कॉन्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो अब इनके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर हमारा कौन सा है, देखते हैं आंसर को। डी इज द राइट आंसर। सो व्हाई? खाद्य संरक्षण एक प्रक्रिया है जिससे उस खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाया जा सकता है। खाद्य संरक्षण की प्रक्रिया में आमतौर पर उस खाद्य पदार्थ को सुखाने, स्प्रे ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग आदि कराने से खाद्य पदार्थ का संरक्षण किया जा सकता है। अतः खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी इसलिए मिलाया जाता है कि उस खाद्य पदार्थ को खराब करने वाले सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव कुंचन किया जा सके और उस खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाया जा सके। यानी कि जो भी इसमें सूक्ष्म पदार्थ उपस्थित होंगे उनकी सेल्स छोटी हो जाएंगी या उनका द्रव जो है वो संकुचित हो जाएगा और वो यानी उनकी नंबर्स नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए हम लोग नमक या चीनी का घोल मिलाते हैं किसी भी खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए। सो राइट आंसर इज डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 122। मूलगूप नहीं पाया जाता है। मूलगूप यानी रूट कैप नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए जलीय पौधों में, समोद्भिद में, मीजोफाइट्स जिन्हें हम बोलते हैं, जलोद्भिद को हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, सी ऑप्शन लवणोद्भिद में, और डी मरुस्थलीय पौधों में, मरुस्थलीय यानी जीरोफाइट्स जिन्हें हम बोलते हैं। सो राइट आंसर इज ए। अब हम देखते हैं क्यों है ये राइट आंसर। ये मूलगूप जलीय पौधों में नहीं पाया जाता है। जलीय पौधे वह होते हैं जो जलीय पर्यावरण में ही होते हैं तथा इसका तना प्रायः लंबा और मुलायम होता है। इसकी जड़ें लंबी और पतली होती हैं। इनमें मूलगूप नहीं पाए जाते। जो जलीय पौधे होते हैं उनमें रूट कैप नहीं होते हैं। रूट कैप क्या करते हैं, रूट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और जो प्लांट्स वाटर में होते हैं तो उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है और वो डायरेक्टली जल्दी से वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसीलिए उनमें रूट कैप एब्सेंट होता है या मूलगूप एब्सेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 123 क्वेश्चन नंबर। एक शिक्षक विद्यार्थी को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं कि बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन सामान्य रूप से अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना। सेकंड, विद्यार्थियों को एक प्लेट में गुथा हुआ आटा देकर उसे हाथों से बदलने के लिए कहना। ऑप्शन 3, कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य श्रव्य फिल्म दिखाना। अब कौन सा आंसर हमारे लिए सही रहेगा पहले हम देखते हैं। अभी ऑप्शन नहीं, ये हमारे लिए संकल्पनाएं दी गई हैं। शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग करता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ये है हमारा, वह जानता है कि उसे पाठ योजना के अनुसार चलना है। टीचर को पता है कि उसे लेसन प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करना है। ऑप्शन बी, वह विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहता है। ऑप्शन सी, कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहता है। ऑप्शन डी, वह अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहता है। तो जिसमें भी सिद्ध वगैरह करने वाली बात आएगी तो ये टोटली रॉन्ग ऑप्शन होता है हमारा।
विद्यार्थियों को परीक्षा वर्ड होता है ये निगेटिव होता है। जब भी हमें परीक्षा के लिए या फिर दंड ऐसे शब्द आते हैं तो वो वैसे ही हमारा ऑप्शन कट हो जाता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट नहीं है। पाठ योजना के अनुसार चलना है, ये ऑप्शन कुछ ठीक है, पर इन दो में कंपैरिजन करेंगे अगर हम ए और सी में, तो हमारा सी इज द राइट आंसर। कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी होते हैं जो शिक्षा ग्रहण करते हैं और बहुआयामी बौद्धिकता को बढ़ावा देना चाहता है, मतलब वो सारे ही स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सो आंसर हमारा सी रहेगा। शिक्षक शिक्षार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए उसे विभिन्न उपागमों का प्रयोग करना होगा, क्योंकि कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी हैं, क्योंकि उसे इसीलिए अलग अलग मेथड चूज करनी पड़ेंगी, क्योंकि उस क्लास में बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट हैं, इसीलिए उसे डिफरेंट तरीके यूज करने होंगे। सो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस हमारी जैसी भी मेंटलिटी बेस्ड होते हैं कि हम लोग कैसा सोचते हैं कि बच्चा कैसा है। तो जो साइकोलॉजी इसमें पेडागोजी में मेनली क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको बच्चे को सेंटर में मानना है, यानी टीचर बच्चे के लिए पढ़ा रहा है, बच्चे को कभी पनिश नहीं करना है, बच्चे को कभी भी परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना है, उसके यानी बेसिक्स अच्छे करने होते हैं, और इसमें बच्चे को पनिशमेंट बिल्कुल नहीं देनी होती। इसीलिए जो भी हमारे नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं उनको हम उनके ऑप्शंस को वैसे ही कट कर देते हैं। पेडागोजी लोग कहते हैं बहुत टफ है, बट ये सच में टफ नहीं होती है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान दे के क्वेश्चन को समझना होता है, और हम जब क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो हमारा आंसर भी बहुत जल्दी मिल जाता है। मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य, मान लीजिए कोई विद्यालय है XYZ, उसकी प्राचार्य है, अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती हैं। इसका आधार है, वो एकीकृत उपागम का यूज करना चाहती है, इसके आधार है ऑप्शन ए, शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है इसलिए, बी, शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते, ऑप्शन सी, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं, ऑप्शन डी, उसके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। सो हमारा राइट आंसर होना चाहिए समय सारणी में अकॉर्डिंग, ये हमारा रॉन्ग होता है, क्योंकि हमें उन्हें सिर्फ डिसिप्लिन नहीं सिखाना है, हमें उनको सिखाना है कैसे भी शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ सामंजस्य नहीं कर पाते हैं, ये भी हमारा रॉन्ग। अब देखते हैं राइट आंसर कौन सा है। सो राइट आंसर इज सी, शिक्षक अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती, क्योंकि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं, शिक्षक उनकी पाठचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ना चाहती है, क्योंकि आपको पता है कि विज्ञान सभी लगभग यानी सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो वो सामंजस्य बिठाना चाहती है, इसीलिए वो ऑप्शन क्या होगा हमारा सही, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 125। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियां उसे दे देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियां तो चमक जाती हैं, पर उनका भार कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है, ऑप्शन ए, सांद्र HCl, बी, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण, ऑप्शन सी, सांद्र HNO3 और ऑप्शन डी, तनु HCl। सो विच इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज बी। जो धोखेबाज व्यक्ति है वह सांद्र HCl और HNO3 के घोल का प्रयोग करता है, जो एक अम्लराज है, जिसमें 1 भाग सांद्र HNO3 और 3 भाग सांद्र HCl मिश्रण मिलाया जाता है। जो इनका मिक्सचर होता है 1:3 का, उसको हम अम्लराज बोलते हैं, जिसमें सोना काफ़ी विलेय होता है, जो गोल्ड होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, जिससे उसकी चूड़ियों का सोना का मिश्रण घुल जाता है और उनका भार कम हो जाता है। सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26। एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए, आपकी माँ विविधता पूर्वक भोज्य पदार्थों वाले भोजन क्यों देती है? ऑप्शन बी, क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करती है? ऑप्शन सी, क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थों को खाते हैं? ऑप्शन डी, उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है। तो आपके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन सही होगा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। यदि एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है तो सबसे पहले उसे भोजन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमारा लेसन प्लान का क्वेश्चन होता है कि क्यों हम उसे पढ़ रहे हैं, और उसको लिंक करते हैं किसी अदर टॉपिक से या फिर जो हमारे आसपास में प्रेजेंट चीज़ें हैं उनसे। तो शिक्षक को सबसे पहले बच्चों से ये पूछना चाहिए कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है, और उसमें कौन से तत्व हैं यह बताना होगा। विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों से ही भोजन में विभिन्न तत्व, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, लवण आदि मिलते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा और पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। अतः शिक्षक का प्रश्न उचित रहेगा कि माँ विविधतापूर्वक भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है, यानी हमें इतने सारे टाइप्स के फूड मटेरियल की क्या ज़रूरत है। सो द राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 127। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पीला पड़ जाता है, पीला नहीं हल्का पड़ जाता है, और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण है किसका है? विघटन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, विस्थापन और रिडॉक्स अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया का। इसमें हमारा राइट आंसर है सी। क्यों? क्योंकि जब एक लोहे की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग जो है हल्का पड़ने लगता है तथा लोहे की कील के ऊपर एक भूरे रंग की परत आ जाती है। इसका प्रमुख कारण लोहे कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है। जो आयरन है कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा सक्रिय होता है, अतः लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर लोहा और कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देता है, अतः यह कॉपर भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। ऑप्शन बी, फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है। सी, फिटकरी एक पूर्तिरोधी है। ऑप्शन डी, फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। आपके हिसाब से कौन सा आंसर होगा? कमेंट करके बताइए। सो राइट आंसर इज ए। फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। जो साधारण फिटकरी का रासायनिक सूत्र है वो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, जिसका फॉर्मूला K2SO4, यहाँ पे 4 है, Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये हमारा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। और यह फिटकरी जो है इसका उपयोग रक्त का थक्का बनाने के लिए किया जाता है। ये जो ब्लड के साथ क्या करती है, ये रिएक्ट करती है और उसको स्कंदित करती है, क्लॉटिंग कर देती है, जिससे ब्लड का थक्का जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 129। निम्न में से किसका आकलन हो सकता है? जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है। बहुविकल्पी क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा वो मूल्यांकन कर रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन, भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के ज्ञान का प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत कराने की क्षमता। ऑप्शन सी, भोज्य अवयवों के महत्व को समझने
कि शिक्षार्थियों की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता। ऑप्शन डी, भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करने व पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण क्षमता। सो विच इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज ए। मनुष्य में पोषण विषय केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन करने पर इस विषय से संबंधित विविध तथ्यों एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हो सकता है। इसके अंतर्गत दिए गए विकल्पों में से भोज्य संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणा को ही रखा जा सकता है। जो भी नेगेटिव पॉइंट्स होंगे उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्योंकि टू द पॉइंट होते हैं, तो जिससे बच्चों को आंसर अच्छे से याद हो जाएंगे और वो समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ रॉन्ग है। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 130। आंसर तो आपने देख ही लिया है, पर फिर भी गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम बराबर होते हैं? वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार, दोलन करता हुआ दोलक, सूर्य के गिर्द घूमती हुई पृथ्वी, सीधी सड़क पर चलती हुई कार। ऑप्शन डी, क्योंकि एक लाइन में जो सीधी सड़क पर चलती हुई जो कार है वो विस्थापन एक सदिश राशि है और सभी अतः सीधी सड़क पर चलती हुई कार द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के परिणाम के बराबर होगी। दोलन में भी वो पूरा एक चक्कर पूरा करती है तो कंप्लीट हो जाता, तो विस्थापन 0। वृत्ताकार गति में भी विस्थापन 0 होता है और सूर्य के इर्द गिर्द यानी राउंड में घूमती हुई वो भी विस्थापन 0 होगा। इसीलिए सीधी सड़क पर चलती हुई कार इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131। विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है, ऊष्मा का विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है या थर्मोप्लास्टिक है। सो विच इज द राइट ऑप्शन? सी इज द राइट ऑप्शन। विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है। बैकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक है जो फिनॉल के एल्डिहाइड से एलिमिनेशन अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 132। घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और CFL दोनों एक आम तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एलईडी बेहतर है, अधिक अच्छा है क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। ऑप्शन बी, दोनों ही एक समान अच्छे हैं। ऑप्शन सी, दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं। ऑप्शन डी, CFL बेहतर है क्योंकि LED में विषैले पदार्थ होते हैं। सो राइट आंसर इज ए। LED जो होती है वो बेहतर है क्योंकि CFL में एक विषैले पदार्थ का यूज होता है। CFL का जो फुल फॉर्म है उसको कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंस लैंप बोलते हैं। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये इंपॉर्टेंट है, सो आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 133। पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है? पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज को रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिनों रखने के लिए उनसे परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गया है? ऑप्शन ए, थोड़े बीज गीली रुई पर। ऑप्शन बी, बहुत सारे बीज सूखी रुई पर। ऑप्शन सी, थोड़े बीज सूखी रुई पर। ऑप्शन डी, बहुत सारे बीज गीली रुई पर। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। थोड़े बीज गीली रुई पर रखने की सलाह देना भूल गया है क्योंकि अगर रुई को गीला नहीं करेंगे तो बीज अंकुरित नहीं होंगे, क्योंकि बिना पानी के कोई भी बीज अंकुरित नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 134। ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन। विच इज द राइट आंसर? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए CO2 रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रभाव है जिसके द्वारा किसी ग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस
ग्रह के वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत बढ़ाने का कार्य करती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही जिम्मेदार होती है, जिससे अर्थ का तापमान लगातार बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 135, हार्मोन एड्रीनेलिन है। जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के सामंजस्य में शरीर की सहायता करता है, यानी बॉडी के में सामंजस्य बनाने का कार्य करता है। ऑप्शन बी, लंबाई नियंत्रण में सहायक होता है। ऑप्शन सी, शरीर के विद्युत अपघट्यों के संतुलन पर नियंत्रित रखने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। सो राइट आंसर इज ए, क्योंकि जो एड्रीनेलिन है ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, और ये जब भी इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं या तनाव का हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी गुस्सा आती है या सही तो ये हार्मोन स्रावित होता है और बॉडी में डर, पसीना, ये सब इसके ही कारण दिखाई देते हैं। और जो लंबाई का नियंत्रित हार्मोन है ये GH होता है, ग्रोथ हार्मोन। रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने है इंसुलिन हार्मोन। सो राइट आंसर इज हमारा ए। इसलिए एड्रीनेलिन हार्मोन को संकट हार्मोन या फिर लड़ो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 136, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है, घटता है। विच इज द राइट ऑप्शन? कमेंट करें। राइट ऑप्शन इज ए, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है ग्लाइडिंग संधि, हिंज संधि, सैडल संधि, दुराग्र संधि। सो जो अंगूठा है इसमें सैडल संधि होती है। सैडल संधि में बाल और सॉकेट दोनों ही कम विकसित होते हैं। इसमें एक से अधिक दिशा में गति संभव होती है। उदाहरण के तौर पर स्तनधारियों के अंगूठे की मेटाकार्पल्स के बीच सैडल संधि पाई जाती है। सो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 138, TGT के पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने के परिणाम पर एक एक पाठ योजना बनाने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए, इस संप्रत्यय को समझाने हेतु अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करती है। ऑप्शन बी, ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूह में कर सकें और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकालें। ऑप्शन सी, संप्रत्यय विद्यार्थियों को समझने के लिए ICT के प्रयोग की बात करती है। ऑप्शन डी, वन काटने के परिणामों का विस्तार से समझाती है। बी ऑप्शन इज द राइट, क्योंकि जो वैज्ञानिक उपागम के अंतर्गत वैज्ञानिक उपकरण और जैसे कंप्यूटर, इसके विभिन्न प्रोग्रामों का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम के अंतर्गत उपलब्ध MS पावर पॉइंट के जरिए पाठ की प्रस्तुति उपागम प्रस्तुत करना एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के अनुसार मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी, व्यावसायिक परीक्षा में विद्यार्थियों को उच्च अंक प्राप्त करने में सहायता करना। ऑप्शन सी, उनके विद्यार्थियों के परिणामों पर विद्यालयों का आकलन करना। ऑप्शन डी, सृजनात्मक और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना।
सो राइट आंसर इज डी। लेकिन आपको मैं एलिमिनेशन मेथड से बताती हूँ कि जब भी परीक्षाओं की बात आएगी, परीक्षाओं में उच्च अंक या फिर ज़्यादा अंक के लिए तैयार करना, तो ये हमेशा नेगेटिव पॉइंट है। आप नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को पहले अलग किया करें और फिर पॉजिटिव पॉइंट्स में से आपको जो ज़्यादा बेटर लगे उस पर टिक करना है। सो सृजनात्मकता और प्रयोगीकरण, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। सृजनात्मकता और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना, क्योंकि किसी भी बच्चे को उस विषय की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराना, ना कि ज़्यादा मार्क्स। सो राइट आंसर डी। गणित और विज्ञान प्रयोगीकरण, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिना प्रयोग किए आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करने का मुख्य उद्देश्य सृजनात्मकता और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करना ही होता है। अधातु ऑक्साइड, क्वेश्चन नंबर 140। अधातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। सो इनका क्या नेचर होता है? सो राइट आंसर इज डी। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, तो जो ये प्रकृति में कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, अतः अधातु ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई लिख देता है। इस दवाई में मुख्य संघटक है MgCl2, CaCO3, Na2CO3, AlOH का होल ट्वाइस। सो राइट ऑप्शन इज बी। जो दुर्बल क्षारकों जैसे सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आदि का प्रयोग अम्लीयता, अति अम्लता के उपचार में प्रयुक्त औषधि में किया जाता है। CaCO3 का प्रयोग AlOH का होल थ्राइस की अपेक्षा बहुलता से किया जाता है, तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रयोग ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 142। एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारी वस्तु से अधिक संवेग होगा, दोनों वस्तुओं में बराबर संवेग होगा, सी दोनों दो वस्तुओं के संवेग की तुलना करना संभव नहीं है, ऑप्शन डी हल्की वस्तु से अधिक संवेग होगा। सो राइट आंसर इज ए, क्योंकि संवेग का फॉर्मूला होता है P = √2 mK। 5 ग्राम वाले पंख के लिए संवेग कितना होगा? P1 निकालेंगे और P2 निकालेंगे, उसका 2K × 5 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको 10K। 10 ग्राम वाली कील के लिए निकालेंगे तो ये आएगा √2K × 10 और इसको कितना आएगा √20K। भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा, ये आपको फॉर्मूले से पता चल जाएगा कि जो भारी वस्तु है उनमें संवेग अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 143। खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती हुई होती है, ना कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है, जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है, जस्ता टिन से महंगा होता है। तो महंगे सस्ते की तो कोई बात नहीं होती है, ये इसकी एक्टिविटी यानी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग इनकी पॉलिश की जाती है। तो जस्ता जो है टिन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, इसीलिए उसका यूज नहीं करते। अतः खाने के डिब्बों की अंदरूनी सतहों को पॉलिश करने के लिए टिन का लेपन किया जाता है, जिंक का नहीं करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 144। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्रतीत होते हैं, क्योंकि हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं। हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये तो ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो गया, क्योंकि रात में तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं।
ऑप्शन सी, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो श्वसन से ज्यादा होगी। ऑप्शन डी, हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते। रात प्लांट्स हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो रेस्पिरेशन तो ऑल टाइम करता है, बट प्लांट्स में क्लोरोफिल की प्रेजेंसी की वजह से वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और जब दिन होता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा होती है अपेक्षा श्वसन के। तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। ऑप्शंस, ए, जिसे कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें, जिसे वह सोचता है कि विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी, जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या को और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। ऑप्शन डी, पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिसे एक निर्धारित समय में पूरा करना हो। तो राइट आंसर इज सी, जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भी भाग हो, ऐसे टॉपिक हमें लेने चाहिए। विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्यों से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक को पाठ का चुनाव करेगा जो विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 146, एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूह में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है। वह समूह के नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगी? विद्यार्थियों की भूमिका करने का आदेश देने और उनकी अपनी समझ के अनुसार कार्य करवाना। ऑप्शन बी, मुख्य भूमिकाएं होशियार विद्यार्थियों को देकर सुनिश्चित कर लेना कि उनका समूह सबसे पहले कार्य कर लेगा। तो होशियार बच्चों को ऐसा कुछ अलग नहीं करते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा अभी। और ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन सी, योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना कि वे सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय कर पाएं या बना पाएं। ऑप्शन डी, भूमिका चयन करने की स्वतंत्रता, अपनी गति से कार्य करना और समझना। ऑप्शन सी इज द राइट। वह समूह का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन करेगा, उनकी योग्यता के अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना कि वे सभी समूहों के सदस्यों को समन्वय बना पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, पानी के अंदर वायु का बुलबुला डॉट की तरह कार्य करता है। उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस और अवतल लेंस, अवतल दर्पण और लेंस। तो दर्पण तो वैसे ही रॉन्ग हो गया हमारा। तो जो पानी का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। पानी के ऊपर वायु का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह और तथा अंदर अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 148, अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि ए ऑप्शन, पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा हो गया है। ऑप्शन बी, पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी, वे नए रोग फैला सकते हैं। ऑप्शन डी, पशु विच्छेदन के लिए आप उपलब्ध नहीं हैं। तो उनको संवेदनशील करना इज द राइट आंसर कि पशुओं को नहीं मारना चाहिए। तो अब जो भी प्रैक्टिकल हैं, जो भी जंतुओं पर होते थे वो बंद हो गए हैं। अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि पशुओं
के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन और हैं हमारे। आंसर तो हम लोग पहले ही देख लेते हैं जल्दी से, पर कोई नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन को समझना है। पौधों की चालिनी नलिकाएं कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता होती है। हरित लवक की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी कोशिका विकृति की अनुपस्थिति, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, केंद्रक की अनुपस्थिति। हाँ, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो डी है, क्योंकि जो केंद्रक है वो सिर्फ ह्यूमन की आरबीसीज में नहीं होता है, बाकी सारी सेल्स में होता है। और प्लांट्स में जो चालिनी नलिकाएं होती हैं उनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है या केंद्रक नहीं होता है। पौधों की चालिनी नलिकाओं और स्तनधारियों की आरबीसीज में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का 150, इसका भी हमने आंसर देख लिया है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अम्ल कांच के बर्तन में तोड़ सकता है। अम्ल जो है वो कांच के बर्तन को तोड़ सकता है। ऑप्शन बी अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। सी अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माशोषी होती है। डी अम्ल को पानी की ओर गहरा आकर्षण है। सो राइट आंसर इज बी। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी क्रिया है, इसीलिए तनुकरण करते समय जल में अम्ल मिलाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये क्या होती है, इससे एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है, ऊष्मा हीट बहुत निकलती है, इसीलिए इसमें वाटर मिलाने की सहायता दी जाती है। सो